हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है भगवान की लाठी। यह इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, मात्र ₹3.50 इसकी कीमत है। और ये इतनी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों कि इसका 3 फ्रंट पेज बन चुका है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। भगवान की लाठी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान अपने 2 पुत्रों सोमदत्त और विष्णुदत्त के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। खेती बाड़ी करते हुए उसके दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन बूढ़ा किसान सख्त बीमार पड़ा। मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने कुछ असरफियाँ एकत्रित की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े लगे आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन मेरे बच्चों, मुझसे वायदा करो कि उन असरफियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत पड़े। हम वायदा करते हैं बापू। ओह, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अच्छा मेरे बच्चों, अलविदा। और बूढ़े किसान ने प्राण त्याग दिए। बापू, असरफियाँ मकान के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे और खास जरूरत पड़ने पर ही निकालना। हाय, हम अनाथ हो गए। बापू, सब्र से काम लो बेटा। एक ना एक दिन तो सभी को इस नश्वर संसार को छोड़कर जाना है। बेचारा बहुत प्यार करता था अपने पिता से, लेकिन विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो वे असरफियाँ घूम रही थी जिन्हें उसका स्वर्गवासी पिता घर के पिछवाड़े गाड़कर मरा था। जिंदगी भर ऐश कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, इसमें तो उस कमबख्त सोमदत्त का भी हिस्सा है। कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे सारी असरफियाँ मेरी हो जाएं। वह रात उसकी करवटें बदलते ही बीती, लेकिन भोर होने से पहले ही सूझ गई तरकीब। अब देर करने से कोई फायदा नहीं। फिर वह चुपचाप उठा। सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और दिया एवं कुदाल लेकर मकान के पीछे खड़े आम के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और उस स्थान को खोदने लगा जहां असरफिया दबी थी। ठक ठक, शीघ्र ही टन निकल आया। जल्दी से उसने वह मटका गड्ढे से बाहर निकाला। इतनी ढेर सारी असरफियाँ, अब जीवन में शायद ही कभी किसी चीज की कमी हो। अब जल्दी से इन्हें कहीं ठिकाने लगाऊं ताकि कोई चिंता ना रहे। पिछवाड़े ही लगे एक दूसरे वृक्ष के निकट पहुंचकर इस वृक्ष की जड़ में यह सुरक्षित रहेगा। फिर उसने वहीं एक गड्ढा खोदकर उस मटके को दबा दिया और घर पहुंचकर आराम से अपने स्थान पर लेट गया। बस अब इस कमबख्त को किसी तरह से बाहर करना है, घर से बाहर करना है। फिर मेरा ऐसी ऐस होगा। दूसरे दिन सुबह, बड़े भैया उठो, बड़े भैया। सोमदत्त की तेज आवाज़ सुनकर विष्णुदत्त हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्यों? क्या हुआ? सुबह सुबह नींद क्यों खराब कर दी? मैं तो तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूँ। गजब हो गया बड़े भैया। पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से असरफिया गायब है। लगता है कोई चोर हमारी असरफिया निकाल ले गया। क्या बक रहे हो मूर्ख? चल मैं देखता हूँ। दोनों पिछवाड़े पहुंचे। यह देखिए। हे मेरे प्रभु, अब क्या करें बड़े भैया? मेरे विचार से पहले हमें कोतवाली में रपट लिखवा देनी चाहिए। मूर्ख समझ रहा है चोर ले गया। यही मौका है, अभिनय शुरू करूं। और उसने बाकायदा जोरदार अभिनय शुरू कर दिया। ठहरो सोमदत्त, रपट लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह चोर कौन है जिसने यहाँ दबी असरफियाँ निकाली है। आप जानते हैं उसे? कौन है वह कमीना? भैया मुझे बताइए, मैं अभी उसे असरफियाँ लेकर आता हूँ। तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। मैं यह आप क्या कह रहे हैं भैया? चोर और मैं? बको मत। मेरे और तुम्हारे सिवा इन असरफियों के बारे में कोई नहीं जानता था। स्पष्ट है कि तुम
अकेले ही सारी असरफियाँ हड़प हड़प जाना चाहते हो? ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूँ, असरफिया मैंने नहीं चुराई। तो क्यों? तो क्या मैंने ली है? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। किंतु हैं, मैं कुछ मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। या तो वे असरफिया लौटाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं घर ही नहीं यह गांव भी छोड़कर चला जाता हूँ। तो खड़े क्यों हो बेईमान नीच कमीने, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। और सोमदत्त दुखी हो तुरंत वहाँ से चल पड़ा। सच्चाई जाने बिना बड़े भैया को मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अब बदनाम होकर रहने से गांव छोड़ कर चले जाना ही अच्छा है। वह कांटा कितनी आसानी से निकल गया। अब सारी असरफियाँ मेरी है। बड़े भैया ने सबके सामने मुझे चोर कहा। ओह, कितनी दुखी बात है यह मेरे लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि किसी तीसरे को किसने वह असरफिया चुराई है। ज़मीन में गड़ी असरफिया के बारे में मालूम कैसे हुआ? कहीं पूरा धन हथियाने के लिए यह भैया की ही तो चाल नहीं? नहीं, बड़े भैया ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर? उलझन में वह सोमदत्त सोचते सोचते ही एक अनजानी दिशा में आगे बढ़ चला जा रहा था कि तभी यह 2000 तुम्हारी और यह 2000 मेरी हुई। अरे, यह आवाज़ें कैसी? सोमदत्त ने नीचे झांका। जरूर चोर हैं और शायद चोरी किए गए धन का बंटवारा कर रहे हैं। अचानक उसका पैर फिसला और अगले ही क्षण वह धड़ाम से उन चोरों के बीच आ गिरा। अरे बाप रे, हाय! दूसरे ही पल, भाग चेले, रुकना मत, वह राजा का सिपाही ही मालूम पड़ रहा है। जानता हूँ, मुड़कर भी नहीं देखूंगा। जब सोमदत्त संभला, अरे यह वे दोनों चोर कहाँ गोल हो गए। तभी उसकी दृष्टि जमीन पर बिखरे पड़े चोरों के धन पर पड़ी। अरे वाह, स्वर्ण मुद्राएं! लेकिन वे इतने ढेर सारे धन को छोड़कर भाग क्यों गए? ओह, अब समझा। जरूर मुझे अपने बीच गिरे देख वे डर गए होंगे। चलो, अच्छा ही हुआ, अब यह धन मेरे काम आएगा। लेकिन यह चोरी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें साथ ले चलना उचित नहीं होगा। यहीं गाड़ दूं, जरूरत पड़ने पर निकाल लूँगा। और वह पुनः अपने रास्ते पर चल पड़ा। मैंने धन साथ ना लेकर अच्छा ही किया। वह धन ही तो था जिसने मुझे मेरे बड़े भाई से अलग कर दिया। इतना ढेर सारा धन मुझे पुनः किसी अन्य विपत्ता में फंसा सकता था। अभी वह कुछ ही दूर चला होगा कि खबरदार, जो कुछ भी है बाहर निकाल दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। ओह, लुटेरे मालूम पड़ते हैं भैया। मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा गरीब आदमी हूँ। मेरे पास भला धन कहाँ से आएगा? झूठ बोल रहा है, तलाशी लो इसकी। जो आ गया सरदार। किंतु तलाशी के पश्चात जब वास्तव में उन्हें सोमदत्त से कोई कीमती वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से भर उठा। ले चलो इसे अड्डे पर। देवी माँ इसकी बलि पाकर प्रसन्न होगी और हमें इसके वरदान से ढेर सारा धन मिलेगा। मारे गए, यह तो सोचा ही नहीं था। फिर सभी डाकू उसे लेकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु उनके अड्डे पर पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझा ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राएं का पता बता सकता हूँ। 4000 स्वर्ण मुद्राएं क्या हैं? यदि तुम सच कह रहे हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। कल मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम की तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। निश्चिंत रहो, मुझसे तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे उससे भी ज़्यादा धन प्राप्त हो सकता है। फिर तो सोमदत्त की खूब खातिरदारी हुई। वाह, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है! कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांग लेना। जरूर जरूर। खाना खाने के बाद वो आराम से सो गया। खुर खुर। देखा, साला कितने मज़े से खर्राटे भर रहा है, जैसे अपने ससुराल में हो। चिंता मत करो, कल यदि इस उल्लू की बात सही साबित नहीं हुई तो सरदार इसका सिर काटकर इसे हमेशा के लिए सुला देगा। अगले दिन सुबह, वो देखो, उस वृक्ष के नीचे ही वे स्वर्ण मुद्राएं दबी है।
कमबख्त, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी खोदो इस जगह को और निकाल लो 4000 स्वर्ण मुद्राएं। कुछ दिन और आज़ादी की ज़िंदगी जी ले शैतान, फिर तो बाकी की ज़िंदगी तुम्हें कारावास में ही सड़ सड़ कर गुजारनी है। तुरंत सरदार के आदेश का पालन हुआ। शीघ्र ही ओह मिल गया, वाह 4000 स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राओं को एक थैली में भरकर वे अड्डे की ओर लौट चले। स्वर्ण मुद्राएं एक प्रकार से मेरे तो काम ही आई, लेकिन मैं जरूर इसके लिए जल्दी ही मौत का कारण बन जाऊंगा। कुछ दिन बाद सभी स्वर्ण मुद्राएं खत्म हो चुकी है। अब चलो कहीं चलकर लूटपाट करें। कोई फायदा नहीं होगा सरदार। क्या मतलब? मतलब यह कि गांव को लूटने के बजाय अगर हम राजा के खजाने को लूटे तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी। क्या बक रहे हो? राजा के खजाने को लूटना तो दूर, हम उसके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, इस चक्कर में हम सब जेल की हवा जरूर खाते दिखाई देंगे। मैं ऐसे सोचने की भी मूर्खता नहीं करूँगा। तुम तो अभी इससे घबरा गए सरदार। मेरी योजना तो तुमने सुनी ही नहीं। क्या है तुम्हारी योजना? अपना कान इधर लाओ। फिर सोमदत्त उसे अपनी योजना समझाने लगा। पूरी योजना सुनने के पश्चात सरदार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इस काम में खतरा तो है, किंतु अगर तुम्हारी योजना सफल हो गई तो हम सबकी बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी। मेरी योजना अवश्य सफल होगी सरदार, लेकिन अपना काम अंजाम देने के लिए मुझे आज रात ही राजमहल पहुंचना होगा। तब तुम अभी यहाँ से रवाना हो जाओ। कुछ ही देर बाद अच्छा मैं चलता हूँ सरदार, लेकिन ध्यान रखना 2 दिन बाद रात के दूसरे पहर तुम्हें महल के पिछवाड़े पहुँचना है। चिंता ना करो सोमदत्त, जगीरा अपने बल के साथ ठीक समय पर तुम्हें वहाँ इंतजार करता हुआ मिलेगा। फिर सोमदत्त ने अपना घोड़ा राजमहल की ओर सरपट दौड़ा दिया। सचमुच यह तो काफ़ी काम का आदमी निकला। उधर राजमहल में उफ, जगीरा डाकू, मैं पूछता हूँ महामंत्री जी, आखिर आज तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया, जबकि पूरा देश उससे आतंकित है। मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूँ महाराज। वह दुष्ट जल्द से जल्द आपको कारागार में नजर आएगा। यही सब सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। सुनिए, हम आपको 7 दिन का समय देते हैं। अब भी यदि जगीरा पकड़ना नहीं गया तो आपको पदन्युक्त कर दिया जाएगा। आप जा सकते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम कुछ सुनना नहीं चाहते। जाइए और उसे पकड़ने की अपनी कार्रवाई को और तेज कीजिए। जो आ गया महाराज। परंतु सब इससे पहले कि महामंत्री वहां से प्रस्थान कर पाते, द्वारपाल वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो महाराज। एक व्यक्ति डाकू जगीरा के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहता है। ओह, उसे तुरंत यहाँ लाओ। जो आ गया महाराज। कुछ ही देर बाद वो सोमदत्त के साथ वहाँ पुनर्हाजिर हुआ। महाराज को मेरा प्रणाम। मुझे सोमदत्त कहते हैं महाराज। ओह, कितना सुंदर और बलिष्ठ है यह युवक, बिल्कुल राजकुमारों जैसा। कहो नौजवान, तुम जगीरा के संबंध में हमसे क्या बात करना चाहते हो? क्षमा करें महाराज, इस संबंध में मैं आपको एकांत में ही बात कर सकता हूँ। अरे दुष्ट, जानते नहीं कि यह राज्य के सभी सम्मानित और विश्वासपात्र व्यक्ति मौजूद है। जो कहना चाहते हो यही सबके सामने कहो। धैर्य महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बातें करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप सब लोग जाइए, हम दरबार बर्खास्त करते हैं। जैसा आप उचित समझें महाराज। बेटी, तुम भी जाकर अब आराम करो। जी पिताजी। सबके जाने के पश्चात अब कहो नौजवान कि क्या कहना चाहते हो तुम? जगीरा की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। तब सोमदत्त ने उन्हें सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज, एक तरह से मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे उसके साथियों को पकड़ने के लिए अब मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत खूब नौजवान, हम तुम्हारी चतुर्यता एवं साहस से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन भयानक दस्युओं को पकड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कहो हमें क्या करना होगा? परसों रात मेरी
जगह आपको महल के पिछवाड़े में रहना होगा। वहाँ जगीरा अपने साथियों के साथ आएगा। आपको देखकर वह यही समझेगा कि मैं ही आपके रूप में यानी आपके चेहरे का मुखौटा लगाकर वहाँ खड़ा हूँ। भला वह ऐसा क्यों समझने लगा? यही मेरी ही बनाई हुई योजना है महाराज। मैं जगीरा को समझाकर आया हूँ कि आपको कब्जे में करने के पश्चात मैं उन्हें आपके ही वेश में महल के पिछवाड़े मिलूंगा। उसी ने मुझे आपके चेहरे का मुखौटा भी दिया है, यह देखिए। यह तो ओह, तो यह बात है, आगे बताओ। तब सोमदत्त अपनी आगे की योजना समझाते हुए बोला, फिर आप उन्हें खजाने का लालच देकर उस कमरे में ले जाइए जहाँ पहले से ही आप द्वारा तैनात कुछ सैनिक उन्हें दबोचने के लिए तैयार हों। और बस आगे मैं समझ गया। वास्तव में तुम्हारा दिमाग दाद देने योग्य है। विश्वास रखो, यदि जगीरा अपने पूरे दल बल के साथ पकड़ा गया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है महाराज, इसमें इनाम पाने जैसी कोई बात नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे नहीं सोमदत्त, जब तक जगीरा और उसके साथी गिरफ्तार नहीं हो जाते तुम यहीं हमारे मेहमान बनकर रहोगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें तुम जैसे नेक इंसान के लिए क्या करना चाहिए। ओह, जैसी हजूर की आज्ञा। 2 दिन पश्चात रात के दूसरे पहर जब जगीरा अपने साथियों के साथ महल के पिछवाड़े पहुंचा, वह देखो सरदार, कोई मसाल लिए खड़ा है। वेशभूषा भी राजा जैसी ही है। मसाल का जलना उसकी वेशभूषा जाहिर करती है कि वह सोमदत्त ही है। वाह, इसका मतलब कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। बिल्कुल, मसाल जलाकर संकेत दो। अभी लो सरदार। सरदार के आदेश पर एक ने मसाल जला दी। जब राजा जयसिंह की दृष्टि दूर उस जलती मसाल पर पड़ी, ओह, लगता है मसाल से संकेत दे रहा है। सोमदत्त के कहे अनुसार वह जगीरा और उसके साथी ही होने चाहिए, यानी वे वास्तव में खजाने को लूटने यहाँ आ पहुँचे हैं। बहुत खूब, मुझे भी अब जवाबी संकेत देना चाहिए ताकि सोमदत्त की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो सके। और फिर राजा जयसिंह ने डाकू दल को जवाबी संकेत देना आरंभ कर दिया। जवाबी संकेत मिलते ही जगीरा सहित सभी डाकू जयसिंह के करीब पहुंच गए। सोमदत्त, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। क्या सब ठीक ठाक है? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं सरदार। राजा अपने कमरे में बेहोश पड़ा है और खजाने तक के मार्ग में आने वाले सभी सैनिक भी इस समय मेरी सुंघाई दवा से बेहोशी की नींद सो रहे हैं। फिर भी यदि कोई खतरा पेश आया तो राजा का यह चेहरा हमारे काम आएगा। तो फिर जल्दी से हमें खजाने तक ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे चले आओ। हम उस गुप्त मार्ग से महल के भीतर प्रविष्ट होंगे। और राजा जयसिंह उन्हें साथ लेकर महल के पिछवाड़े दीवार पर मौजूद एक गुप्त मार्ग को खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया। बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि मैं सोमदत्त हूँ। हा, कुछ ही देर बाद आंखें खुल जाएगी। विभिन्न गुप्त मार्गों से गुजरने के पश्चात राजा जयसिंह एक बंद कमरे के सामने जाकर रुका। क्या खजाना इसी कमरे के भीतर है? हाँ, मैंने पहले ही ताला खोल रखा है। भीतर जाओ और जल्दी से जल्दी जितना खजाना समेट सको समेट लो, और मैं यहीं खड़ा निगरानी करता हूँ। ठीक है, चलो साथियों, अब मज़ा आएगा। जगीरा समेत सभी डाकू जैसे ही धड़ाते हुए उस कमरे में प्रविष्ट हुए। अरे, कमरे में तो घटाघोर अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जग्गा, मसाल जलाओ। परंतु जग्गा के साथी द्वारा मसाल जलाए जाने से पूर्व ही एक साथ कई मसाले वहां जल उठी और चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। उफ, धोखा, भागो। अरे बाप रे, सैनिक! अरे, सैनिकों को गिरफ्तार कर लो। सभी सैनिकों गिरफ्तार कर लो सभी दुष्टों को। यदि कोई भागने की कोशिश करे तो मार डालो। खच्चा खाए। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता।